बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। हॉरर स्टोरी नागिन लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। मुझे इंतज़ार रहता है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। महाराज दरबार में बैठे थे और रानी मारिया इनके साथ वाले तख्त पर पूरे वक़ार से बैठी थी। महाराजा की तरफ देखकर शिकवे भरी आवाज़ में बोली, यूँ लगता है जहाँ पनाह की नज़रों में हमारी अहमियत ख़त्म हो गई है। नहीं मारिया, ये बात नहीं, हम जल्द ही तुम्हारी हवेली में आएंगे। बहुत मुश्किल है अलीजा, अब तो लगता है कि वो नागिन आपकी जान लेकर ही छोड़ेगी। क्या कह रही हो मारिया? तुम्हें ऐसे लिफास मुँह से निकालने से पहले सोचना चाहिए। महाराजा कदरे खफकी से बोले, सोचा तो वहाँ जाता है सरकार जहाँ शिकवा हो। ये बात तो यकीनी साबित हो चुकी है कि शकुंतला नागिन है और इंसानी रूप में आपको बेवकूफ़ बना रही है। बकवास मत करो मारिया। महाराजा अपने तख्त पर खड़े हो गए। सब दरबारी भी अचानक मतवज्जा हो गए। आप जोश के बजाय होश से काम लें तो मैं साबित कर सकती हूँ कि शकुंतला इंसान नहीं नागिन है। यकीन जाने महाराज, मुझे आपकी जान प्यारी है। शकुंतला वाकई नागिन है जो 100 साल बाद इंसान बन गई है। आप चाहें तो शाही जादूगर सामने से तस्दीक कर सकते हैं। मारिया ने जानबूझकर पहले सामरी का नाम लिया, हालांकि इसे पता था कि वो आज दरबार से छुट्टी पर है। सामरी तो आए ही नहीं। महाराजा कुछ सोचकर ठंडा पड़ते हुए बोले, फिर आप शाही पंडित गुरु नारायण को बुलाकर तस्दीक करें। गुरु नारायण हाजिर हो, महाराजा रामनाथ ने बाआवाज़ बुलंद कहा। गुरु नारायण अपनी जगह से उठकर आहिस्तगी से चलते हुए शाही चबूतरे के नज़दीक आ गया। गुरु नारायण महाराजा तज़ब के आलम में बोले, तुम्हारा इल्म और तजर्बा क्या कहता है? क्या शकुंतला नागिन है? जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? गुरु नारायण कदरे झुकते हुए बोला, हाँ अमान है। महाराजा ने पुरसोच लहजे में कहा, मैं ना तो जादूगर हूँ और ना इल्म और नजूम पर दस्तरस रखता हूँ, लेकिन तजर्बा और मुशाहिदे से इतना ज़रूर जानता हूँ कि मलका शकुंतला पलकें नहीं झपकती, और ये अमर इस बात की पहली निशानी है कि हो सकता है कि वो नागिन हो। लेकिन यकीन से मैं कुछ नहीं कह सकता। एक सबूत मैं भी पेश करूंगी हुजूर। मारिया रानी पुरजोश लहजे में बोली, जल्दी बताओ। शकुंतला के कमरे और इसकी रहाइश हदूद में हमारे जासूसों की इतला के मुताबिक दर्पण रखने की इजाज़त नहीं। मशहूर ये किया गया है कि शकुंतला शीशे से नफ़रत करती हैं और रातों को जागती हैं। और नागों की तारीख बताने वाली कहते हैं कि 100 साल बाद कोई भी रूप इख्तियार कर लेने वाले नाग शीशे के सामने अपने असल रूप में ज़ाहिर हो जाते हैं। यानी शकुंतला अगर नागिन हुई तो शीशे में इसका अक्स नागिन का ही होगा। रानी मारिया इंकशाफ करते हुए बोली, तो फिर घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी। वज़ीर आज़म बाल ठाकरे, जो इस बहस को देखते हुए करीब आ गया था, फैसला कुन लहजे में बोला, तो फिर हम अभी जनान खाने चलेंगे। महाराजा उठते हुए बोले, अगर शकुंतला नागिन हुई तो इसको फ़ौरन आग में जला दिया जाएगा, और अगर ये इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया तो मारिया को इस आग में फेंक दिया जाएगा। महाराजा के आखिरी जुमले से मारिया का दिल बैठने लगा। अगर गुरु नारायण की बात गलत हुई और शकुंतला नागिन ना हुई तो फिर इसकी अपनी मौत यकीनी थी। बहरहाल इसे साथ ही तो चलना था, और शीशे से ग्रेस वाली आयात भी इसे मालूम हो चुकी थी। सपा सलार कहाँ हैं? महाराज ऊंची आवाज़ में बोले। वो तो आज नहीं आए जहाँ पना। बाल ठाकरे ने अदब से कहा, चलो ठाकरे, तुम और गुरु नारायण, तुम भी सिपाहियों का एक दस्ता भी साथ ले लो, शीशा भी ले लो। आज इस बात का फैसला हो ही जाए। और थोड़ी देर में अच्छा भला हजूम शकुंतला की रहाइश की जानिब चल पड़ा। जनान खाने में पहुंचकर कनीज़ों की ज़बानी मालूम हुआ मलका खाने के कमरे में हैं और सपा सलार बलग्राम भी वहीं हैं। ये सुनकर महाराजा का पारा चढ़ गया। वो वज़ीर आज़म, गुरु नारायण, मारिया और दीगर अहम ज़मा के साथ सीधे खाने के कमरे में दाखिल हो गए। सामने ही शकुंतला और बलग्राम एक ही मेज़ पर आमने सामने बैठे थे, खाना शुरू करने वाले थे। महाराजा, आप? शकुंतला हैरानगी से बोली। बलग्राम, आज तुम दरबार क्यों नहीं आए? महाराज ने शकुंतला को नज़रअंदाज करते हुए बलग्राम से मुखातिब होकर कहा, जी जनाब, वो मैं दरअसल सपा सलार से कोई बहाना ना बन सका। जवाब दो बलग्राम। रामनाथ गरज कर बोले, तो दोनों में क्या चक्कर चल रहा है कि तुमने कल भी खाना शकुंतला के साथ खाया और आज भी तुम यहीं पर हो, जबकि दरबार बाकायदा लगा हुआ है। देखिए जहाँ अपना, मारिया खुशी से चिल्लाई। इसके हाथ में दरमियाने साइज़ का दर्पण था, जिसे इसने अपने लिबास में छुपा रखा था और जैसे रश में शकुंतला ना देख सकी थी,
اور شکنتلا کے سامنے کر دیا۔ مہاراجا کے ساتھ کئی لوگ ایک دم شیشے میں جھانکے تو اس میں بہت بڑی ناگن کرسی کے قریب پھن پھیلائے بیٹھی نظر آئی۔ مہاراجا کی کھوپڑی گھوم گئی۔ گرفتار کر لو سپاہیوں ان دونوں کو، مہاراجا جلال میں بولے۔ رک جاؤ، بلگرام نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں سے کہا۔ میں تمہیں سپا سالار کی حیثیت سے حکم کرتا ہوں کہ رام ناتھ کو گرفتار کر لو۔ سپاہی اپنی جگہ پر رکے اور وہ ششوپنج میں تھے کہ کس کا حکم مانے اور کس کا نہیں۔ شکنتلا نے حالات کی سنگینی محسوس کرتے ہی دل میں سامری کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ 3 دفعہ سامری کا نام لیتے ہی آواز آئی، سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ آواز صدر دروازے کی جانب سے آئی تھی۔ سب لوگوں نے گھوم کر دیکھا تو سامری دروازے کے پٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اپنی مخصوص ہڈی اور کندھے پر کانا الو بٹھائے آ گیا۔ آؤ سامری آؤ، تم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ شکنتلا ناگن ہے، مہاراج نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سمجھا کہ سامری باہر سے آیا ہے۔ سپاہیوں، سامری نے ایک سپاہی کی گردن پیچھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، رام ناتھ کو جکڑ لو، آج سے سامری ہیرو اور باقی سب زیرو ہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ بھاری جسامت والا سپاہی زمین سے کئی فٹ اوپر سامری کے ہاتھ میں چوہے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ سامری، رام ناتھ گرجا، مت بھول کہ تو دربار کا جادوگر ہے اور میں ریاست کا والی ہوں۔ اب تو شکنتلا کے باغ میں صرف مالی ہوگا۔ سامری نے سپاہی کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن سپاہی بدستور ہوا میں معلق ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ یہ منظر کئی لوگوں نے دیکھا اور بھاگ نکلے اور کنیزیں خوف سے چیخنے لگیں۔ سپاہیوں، میرے حکم پر عمل کرو، بلگرام نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا، اور اب سپاہیوں نے ایک سپاہی کا انجام اور سامری کی جادوگری دیکھتے ہوئے فوراً رام ناتھ کو گھیرے میں لے لیا۔ ہوا میں معلق سپاہی اب زمین پر زوردار آواز سے گر چکا تھا۔ شکنتلا ایک ناگن ضرور ہے، شکنتلا نے حالات کو پلٹا کھاتے دیکھ کر کہکہا لگایا، لیکن اب تابانہ کی بااختیار ملکہ ہے۔ پریا، شکنتلا نے پریا کو آواز دی۔ جی ملکہ عالیہ۔ کنیزوں کو اشارہ کیا، جو خوف ماریا کو اپنی حراست میں لو۔ پریا سہمی ہوئی تھی تو وہ فوراً ماریا پر جھپٹی اور پل بھر میں ان کو قابو کر لیا۔ زیادتی کر رہے ہو، گرو نارائن نے آگے بڑھ کر سامری کو للکارا۔ تم سامری؟ گرو نارائن کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مینڈکی کو بھی زکام ہوا؟ بھرے ہوئے انداز میں ہنسا۔ سامری، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ نارائن، فوراً مجھے ڈنڈوت کر کے مجھے گرو اور اپنے آپ کو میرا چیلا مان لو۔ سامری، گرو نارائن آگے بڑھتے ہوئے بولا، تیرا جادو صرف عام منشن کو قابو کر سکتا ہے۔ گرو نارائن کالی ماتا کا مہان پجاری ہے اور اس کی شکتیاں اپرمپار ہیں۔ تجھ جیسوں کو سبق سکھاتا گرو نارائن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ کہہ کر گرو نارائن نے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں سامری کی طرف کر کے جھٹکیں تو اس میں سے بھڑکتی آگ کے شعلے نکل کر سامری کی طرف لپکے، ورنہ ابھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ سامری فوراً بیٹھ گیا اور پھر دیکھنے والی پر ہر آنکھ نے دیکھا کہ وہ آگ کے شعلے پھول بن کر سامری کے اوپر گر پڑے۔ گرو نارائن نے اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر کر سامری کی طرف دوبارہ جھٹکے تو بہت سے زہریلے سانپ ہاتھوں سے نکل کر سامری کی طرف بڑھے۔ سامری فوراً کلابازی کھا کر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور پھر جس جگہ پر سامری کھڑا تھا وہاں سے اچانک کئی نیولے نکل کر سانپوں پر حملہ آور ہوئے اور ان سے لڑنے لگے، اور سامری لوگوں کو شکنتلا کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ اچانک گڑگڑاہٹ کے ساتھ جہاں گرو نارائن کھڑا تھا نیچے سے زمین پھٹ گئی، اور اس سے پہلے کہ گرو نارائن اس میں گرتا لمبی چھلانگ لگا کر دور جا کھڑا ہوا اور پھر کچھ ساتھ سوچ کر کھڑکی کی طرف دوڑ پڑا، اور کھڑکی کی جو باہر کی طرف کھلتی تھی اس سے باہر چھلانگ لگا دی۔ عین اس کے ساتھ سامری نے سراہ سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، اور گرو نارائن ایسے غائب ہو چکا تھا گدھے کے سر سے سینگ۔ بھاگ گیا پدی کا شوربہ۔ سامری ہاتھوں سے مٹی جھاڑنے کے انداز میں کھڑکی سے پلٹ کر بولا، سیاہ مشقیں کس دو۔ شکنتلا نے حکم دیا تو رام ناتھ کی سپاہیوں نے فوراً رام ناتھ کے ہاتھ اور پاؤں ایک کپڑے سے کس کر باندھ دیے۔ آپ سب لوگ کمرے سے باہر چلیں، شکنتلا حق مانا انداز میں بولی، تو وزیر اعظم سمیت سب لوگ باہر چلے گئے۔ رانی ماریا اور رام ناتھ زمین پر بندھے پڑے تھے اور صرف شکنتلا، سامری اور بلگرام کمرے میں رہ گئے۔ پریا دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ بلگرام بولا، اب حکمران کون ہوگا؟ میں، شکنتلا فوراً بولی۔ سامری جی تو جادوگر ہیں، انہیں دنیا داری سے کیا کام، اور تم بلگرام، سپا سالار اور وزیر اعظم دونوں عہدے تمہارے پاس ہوں گے۔ کیوں سامری جی؟ اصولاً حکومت تو مجھے ہی ہونا چاہیے نا۔
लेकिन मैं आपके हुस्न के आगे हथियार डालता हूँ, सामरी ने शकुंतला की थोड़ी पकड़ते हुए कहा। वैसे भी मुझे सरकारी कामों की झंझट से कोफत होती है। शकुंतला, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं सामरी। तुम ना होते तो मुझे सिवाय भागने के कोई रास्ता न था। शकुंतला ने फौरन आगे बढ़कर अपनी बाहें सामरी के गले में हमायल करके इसके सीने से लगते हुए कहा। सामरी के जिस्म में चिंटियां रेंगने लगीं। आए अब हम दरबार तलब करके इस फैसले का ऐलान करते हैं, बलग्राम तेजी से बोला और ताली बजाई। परिया अंदर दाखिल हो गई। परिया, फौरन दरबार तलब किया जाए, शकुंतला ने तेजी से कहा। दरबार लग चुका था। तमाम दरबारी वज़रा और मशीर दर्जा बदर्जा विराजमान हो चुके थे। महाराजा रामनाथ के तख्त पर शकुंतला पूरी अदाओं के साथ विराजमान थी और जो दो छोटे तख्त इससे कबल मारिया और शकुंतला के थे, अब इन पर बलग्राम और सामरी बैठे थे। चबूतरे के सामने ही रामनाथ और मारिया रस्सियों से जकड़े फर्श पर पड़े थे। परिया खुशी खुशी दरबार में किसी परी की मानद उड़ती फिर रही थी। बलग्राम ने फौरन हरकारों के जरिए पूरी फौज की इतला कर दी कि महाराजा रामनाथ का तख्त उलट दिया गया है और अब शकुंतला और बलग्राम वज़ीर आज़म तमाम दरबारी अपनी जगह पर बैठ चुके। तो बलग्राम ने खड़े होकर ऐलान किया, रामनाथ का तख्ता उल्टा जाग चुका है। महारानी शकुंतला ने अब बाकायदा मलका का ओहदा संभाला हुक्मरान है। मैं मलका को दावत देता हूँ कि वो दरबार से पहले खिताब फरमाएं। मलका शकुंतला अपने भारी अतलस कम ख्वाब का लिबास संभालने का खड़ी हो गई और चारों तरफ तायराना निगाह डालकर बोली, ताबाना के दरबार में मौजूद तमाम लोगों को नमस्ते। शकुंतला ने दोनों हाथ जोड़कर माथे को लगाते हुए कहा। मलका शकुंतला की जानिब से ताबाना के हर सरकारी अहदेदार को ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि रामनाथ की हुकूमत ख़त्म हो गई है और साथ ही इसके कवानीन भी ख़त्म किए जा रहे हैं। आज से मैं ही तुम सब के लिए कानून बनाऊंगी और मेरी ही हर बात कानून का दर्जा रहेगी। मेरे साथ ताबाना के शाही जादूगर सामरी हैं और ताबाना के सपा सलार बलग्राम ने भी मेरी गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया है। जो लोग किसी किस्म की मज़ाहमत या बगावत का सोच रहे हैं, वो इस ख्याल को अपने मन से खुरच कर निकाल दें। ताबाना की मौजूदा हुक्मरान के खिलाफ बात करना भी बगावत के ज़मरे में आएगी और साबका हुक्मरान की हमायत भी बगावत समझी जाएगी। गुरु नारायण को इनकी शाही पुजारी के ओहदे से हटा दिया गया है। इसके साथ ही इनका काली माता के मंदिर के मेहमान पुजारी का ओहदा भी छीन लिया काली माता के मंदिर की मेहमान पुजारी का ओहदा भी छीन लिया गया। बागियों के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी और इन्हें इबरतनाक तरीके से सजाए मौत दी जाएगी। वज़ीर आज़म बाल ठाकरे के ओहदे में तंजली करके इन्हें नायब वज़ीर आज़म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का ओहदा भी बलग्राम के पास होगा। परिया, जो महल की तमाम कनीज़ों गुलामों के लिए कनीज़ आलिया थी, अब वो मलका ताबाना शकुंतला की मशीर ख़ास भी होगी। बागियों या साबका हुक्मरान के हामियों की निशानदही करने वालों को इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। ये कहकर ऐसे शकुंतला बैठ गई और दरबार पर सन्नाटा छा गया। अजीब व गरीब खिताब की किसी को तवक्का न थी। दरख्वास्त बर्खास्त कर दिया गया। शकुंतला अपने ख्वाबगाह में शानदार बिस्तर पर गाँव तकिए से टेक लगाए शराब का जाम हाथ में पकड़े शाही महल सजाए बैठी थी। इसके सामने बड़े बड़े सोफ़ों पर सामरी, बलग्राम और परिया बैठे थे। ये एक खसूसी इजलास था जिसमें किसी पांचवें की कतई गुंजाइश न थी। सामरी जी, शकुंतला ने सामरी को मुखातिब करते हुए कहा, आप अपनी जादूगरी से इन लोगों की निशानदही करें। हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। सामरी का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। शकुंतला जी, मलका कोई चिंता ना करें, ऐसे तमाम लोगों को चींटी की तरह मसल दूंगा। गुरु नारायण का भी कुछ पता नहीं चला, ये ज़रूर फिर सर उठाएगा। शकुंतला ने फिक्रमंद लहजे में कहा, गुरु नारायण आकाश की वस्तुओं में समा जाए या पाताल की गहराइयों में जा छुपे, सामरी की नज़रों से बच नहीं सकता। मैं कल ही इसका पता लगा दूंगा। ठीक है सामरी जी, आप इस अपराधी का ज़रूर खोज लगाएं। बलग्राम, तमाम दरबार के अहदेदारों और तमाम अहम सरकारी अकाबरीन के पीछे अपने जासूस लगा दो ताकि मालूम हो सके कि हमारे खिलाफ क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। मलका आलिया, ये काम तो मैंने दरबार लगने से पहले ही कर दिया। बलग्राम ने फखरिया लहजे में कहा, शाबाश। बलग्राम, शकुंतला ने खुशी का इजहार किया। और परिया, तो महल के अंदर और अब बाहर भी अपनी कनीज़ों और गुलामों से जासूसी का एक जाल बिछा दो ताकि पता लगे कि कोई साजिश तो तैयार नहीं हो रही।
मलका आलिया का हुक्म सर आंखों पर। परिया ने आगे बढ़कर शकुंतला के पाँव को हाथ लगाते हुए कहा। शकुंतला जी, सामरी ने अपनी गंजी टाइट पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कोई जश्न भी तो होना चाहिए जिसमें हमें अपनी दहशत जमाने और राम नाथ और इसके हामियों को अंजाम तक पहुंचाने का बहाना मिल सके। ज़रूर, बिल्कुल होना चाहिए। शकुंतला की आंखों में चमक बढ़ाएगी। बलग्राम कल के दरबार में शाही जश्न मनाने का ऐलान किया जाए। इस जश्न में पूरी रियासत से लोगों को अपने हुनर और फ़न का मुजाहरा करने दिखाने का मौका दिया जाएगा और बागियों और साबका हुक्मरानों को इबरतनाक मौत से हमकिनार किया जाएगा। लेकिन ये जश्न तो बहुत बड़ा होगा, बहुत से लोग शरीक होंगे, जगह कौन सी मुनासिब रहेगी? बलग्राम ने नुक्ता उठाया तो सामरी फौरन बोल उठा, काली के मंदिर कुछ सामने शहर और इसके पीछे वसी मैदान है, ये जगह मुनासिब तरीन है। ठीक है, तो फिर हो गया फैसला। अगली सोमवार को जश्न मनाया जाएगा, तारीख का ऐलान कर दिया जाए। शकुंतला ने फैसला कुन लहजे में कहा। फिर सब लोग उठ खड़े हुए। शकुंतला ने परिया को मुखातिब किया। जी मलका आलिया, नए गुलाम और कनीज़े कहाँ से मिलते हैं? इनकी मंडी कहाँ लगती है? वो क्यों मलका आलिया? वो इसलिए कि पहले से मौजूद गुलाम और कनीज़े रामनाथ और मारिया के वक्त के हैं। इनमें से बहुत सौ की हमदर्दियाँ इनके हक में होंगी। तुम कुछ दिनों बाद चंद नए गुलाम और कनीज़ें खरीद लाया करो और नए गुलामों और कनीज़ों को पहले चंद दिन नहायत ज़ालिमाना तरीके से रखकर इन्हें खौफज़दा कर दिया करो, ताकि इनके जहन हमारे खिलाफ सोचने की भी जुर्रत ना करें। जो हुक्म हजूर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मारिया और नामनाथ कहाँ हैं? मलका आलिया, इन्हें शाही कैद खाने में रखा गया है। ठीक है, इन पर कड़ा पहरा लगा दो। अब हम इनसे दो दो हाथ जश्न वाले दिन करेंगे। शकुंतला गुरूर और इख्तियारात से सरशार लहजे में बोली। अब तुम जाओ परिया। और परिया बाहर निकल कर चली गई और शकुंतला ने सुकून से आंखें बंद लीं। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि परिया दोबारा बारह अंदर दाखिल हुई। कैसी लड़की के चीखने की आवाज़ शकुंतला के कानों में पड़ी। इसने फौरन आंखें खोल कर देखा तो परिया एक लड़की को बालों से पकड़कर घसीटते हुए अंदर लाई थी। ये कौन है? शकुंतला हैरानगी से बोली, और साथ ही मलका आलिया इसे खुला और कमला और पूनम ने मशकूक हालत में अपने कमरे के गिर्द बार बार आते जाते हुए पकड़ा है। मेरा ख्याल है कि मारिया की पुरानी नमकवार हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला ने लेटे लेटे पूछा। गीता। मलका आलिया लड़की खौफ से कांप रही थी। शकुंतला चंद सातों इसे बगौर देखती रही। मान इसकी आंखों में चमक बढ़ गई। परिया, शकुंतला सीधी होती हुई बोली, इसके हाथ पांव बांध दो। हुक्म सुनकर परिया बाहर निकल गई। जनाबे आलिया, गीता दौड़कर मलका के कदमों से लिपट गई। मैं मारिया की जासूस नहीं, मैं तो कई सालों से यहाँ हूँ। मारिया की हवेली भी नहीं देखी मैंने, तो बाहर भी नहीं गई। जान बख्शी, कभी महल दीजिए। लेकिन शकुंतला पर इसकी आहो क्रिया का मुतल्लक असर न हुआ और वो मुस्कुराती रही। इतने में परिया ने रस्सी लाकर लड़की को बांधना शुरू कर दिया। इस काम से फारिग होकर मुअद्दब नज़रों से शकुंतला को देखने लगी। अब इसको गुस्सा खाने में ले जाकर इसकी शहरक पर खंजर चलाओ। इंसानी खून पीने को जी चाह रहा है। वो परिया कांप उठी, लेकिन हुक्म मानने पर मजबूर थी। लड़की को घसीट कर गुस्साखाने में ले गई, जहाँ से कुछ देर के बाद लड़की की दिलखराश चीखें सुनाई दी। कुछ ही देर बाद शकुंतला एक बड़े से गिलास में ताज़ा खून